Hello everyone, welcome to Study with Palak, your one-stop solution for all queries and doubts. So हमने रेप्लिकेशन में यूक्रियोटिक रेप्लिकेशन में इनिशिएशन जो है वो समझा था, बट एक बार मैं दोबारा से इनिशिएशन को रिपीट करूंगी ताकि आपको एक थोड़ा सा जो है ओवरव्यू मिल जाए। तो बेटा इनिशिएशन में क्या था, आपका इनिशिएशन में क्या था कि आपके पास डिफरेंट जो थे एंजाइम्स थे, प्रोटीन्स थे जो कि काम कर रहे थे। ठीक है, अब क्या हो रहा था, आपके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट थी। ठीक है, वो एटी रिच रीजन था। ठीक है, एंड यीस्ट के अंदर वो ARS रीजन था जो कि ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग सीक्वेंसेस थे। ठीक है, डिफरेंट एंजाइम से ORC था जो कि ओरिजिन रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स था। वो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट पे आया। ठीक है, और उसने बाकी सारे प्रोटीन्स को वहां पे बुलाया कि तुम भी आ जाओ, हमें इनिशिएशन को स्टार्ट करना है। फिर CDC6 था, सेल डिवीजन साइकिल 6 प्रोटीन जो कि हेलिकेस की लोडिंग के लिए इंपॉर्टेंट था। CDT1 जो था वो MCM की लोडिंग करेगा। ठीक है, वो MCM की लोडिंग करेगा और वो साथ ही साथ क्या देखेगा कि एक साइकिल में एक ही बार DNA की कॉपी हो। ठीक है, देन CDK एंड DGK थे। ठीक है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस थे एंड DBF4 डिपेंडेंट काइनेस थे। ये क्या करेंगे, फॉस्फोरिलेशन रिएक्शंस करेंगे। ठीक है, DDK MCM2 to 7 कॉम्प्लेक्स की फॉस्फोरिलेशन करेगा एंड CDK जो है वो बाकी प्रोटीन्स की फॉस्फोरिलेशन करेगा। देन है CDC45 जो कि सेल साइकिल के दौरान रेप्लिकेशन को इनिशिएट कर रहा था और कंट्रोल कर रहा था। ठीक है, और बाकी प्रोटीन्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है, और एक रेप्लिकेशन में एरर्स को प्रिवेंट करेंगे। देन है जिन्स, ये इंपॉर्टेंट प्रोटीन है इनिशिएशन एंड इलॉन्गेशन के लिए, और ये कोर एंजाइम है CMG हेलिकेस कॉम्प्लेक्स का। ठीक है, CMG हेलिकेस कॉम्प्लेक्स में कौन कौन था, CDC45 था, MCM था और जिन्स था। ठीक है, देन आता है सिंगल स्टैंडिंग बाइंडिंग प्रोटीन जो कि RPA है, एंड देन आता है DNA क्लैंप लोडर जो कि RFC है, रेप्लिकेशन फैक्टर C, जो PCNA को लोड करेगा और PCNA जो है एक स्टेबल साइट प्रोवाइड करेगा फॉर DNA पॉलीमरेसिस। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स जो है वो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट पे आ गया, वो बाकी प्रोटीन्स को जो है लोड करेगा। CDC6 एंड CDT1 को वहां पे लोड किया उसने। ठीक है, फिर उसके बाद MCM2 to 7 जो है वो लोड होगा विद द हेल्प ऑफ CDC6। ठीक है, और CDT1 क्या करेगा, DNA के अंदर जो है वो चेंजेस लेकर आएगा, उसके स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस लेकर आएगा। हेलिकेस लोड हो गया और आपका प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स बन गया। अभी हेलिकेस इनएक्टिव था। ये सब कुछ G1 फेस में हो रहा था। अब G1 से कहाँ जाना है, S फेस में जाना है जहां पे मेन रेप्लिकेशन होती है, और यहाँ पे जाने के लिए CDK एंड DDK एंजाइम्स की जरूरत है। CDK जो है CDC6 को फॉस्फोरिलेट करेगा और DDK जो है MCM को फॉस्फोरिलेट करेगा। जैसे ही आपका CDC6 फॉस्फोरिलेट होगा वो डिग्रेड हो जाता है, और जो आपका दूसरा वाला प्रोटीन था CDT1 वाला, उसको जेमिनिन प्रोटीन इनहिबिट कर देगा। बच गया सिर्फ आपका MCM2 to 7 जो कि फॉस्फोरिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका जिन्स एंड आपका कौन, आपका जिन्स आएगा एंड आपका CDC45 आएगा। वो आके MCM2 to 7 के साथ अटैच हो जाएगा। जैसे वो अटैच होगा, MCM2 to 7 जो है धीरे धीरे लेफ्ट की तरफ मूव करेगा और हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करेगा। ठीक है, और साथ ही साथ बाकी प्रोटीन्स को भी लोड करेगा। MCM10 को, CTF4 प्रोटीन्स को लोड करेगा। ठीक है, और उनकी वजह से आपके बाकी प्रोटीन्स वहां पर आ जाएंगे। RPA जो कि सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन है, पॉलीमरेस अल्फा जो कि स्टार्टिंग के न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता है, और प्राइमेस जो कि प्राइमर ऐड करता है। तो प्राइमर्स आपके ऐड हो गए हैं। ठीक है, प्राइमर्स आपके 3' एंड ऑफ द टेम्पलेट स्ट्रैंड में ऐड होते हैं। ये देखो 3' वाले में साइड में प्राइमर्स ऐड होते हैं, और प्राइमर्स जो हैं वो आपका 5' एंड की तरह काम करते हैं। प्राइमर्स ऐड हो गए। प्राइमर्स बेसिकली आपके क्या है, शॉर्ट RNA सीक्वेंसेस। ठीक है, तो वो शॉर्ट RNA सीक्वेंस जो है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स के साथ, DNA में क्या है आपके डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स है, उनके साथ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स बना देंगे। ठीक है, और पॉलीमरेस अल्फा आएगा जो कि स्टार्टिंग के न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेगा। ठीक है, ओके, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन्स जो है वो अटैच हो जाएंगे ताकि आपका जो DNA का हेलिक्स है दोबारा से कॉइल ना हो। ठीक है, उसके बाद आता है इलॉन्गेशन। अब PCNA जो है, ठीक है, जो कि मतलब कि क्या कर रहा है, जो कि लोड करेगा DNA
पॉलीमरेज डेल्टा को टू लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक है, डेल्टा को लोड कर रहा है वो लैगिंग स्ट्रैंड पे, ठीक है, एंड क्या करेगा, एंड लोड करेगा पॉलीमरेज एप्सिलॉन को, ठीक है, टू लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक है, पॉलीमरेज एप्सिलॉन को टू लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। तो एक बात देखते हैं, यहां पे देखो, ये रहा आपका ठीक है, ये आपके प्राइमर्स थे, ठीक है, ये आपके प्राइमर्स थे, ठीक है। देन आपका कौन आया था, पॉलीमरेज अल्फा ने, पॉलीमरेज अल्फा ने यहाँ पे आपके स्टार्टिंग के न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो ऐड कर दिए थे, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका पॉलीमरेज डेल्टा, ठीक है, ये रहा पॉलीमरेज एप्सिलॉन, ठीक है। ये आपका ऊपर जो है न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेगा, ये आपके नीचे न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेगा, ठीक है। ये 3' 5' 3' 5', ठीक है। और प्राइमर्स किसकी तरह काम करते हैं, प्राइमर्स जो है 5' एंड की तरह काम करते हैं। हमेशा याद रखना बच्चों कि पॉलीमरेज जो है ये हमेशा वर्क करते हैं, हमेशा रन करते हैं इन 5' टू 3' डायरेक्शन, ठीक है। और जो प्राइमर्स हैं ये हमेशा एक्ट करते हैं एज 5' एंड, ठीक है। और जो न्यू न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते हैं वो आपके ऐड होते हैं एट 3' एंड, ठीक है। तो अगर ये प्राइमर है, ठीक है, और ये इसका 5' एंड है, तो ये प्राइमर का 3' एंड है, तो यहां पर आपके न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो ऐड होंगे। समझ आ रही है बात, चलो इतना समझ आ गया, बिल्कुल समझ आ गया, ठीक है। अब मैं कॉन्सेप्ट बताती हूँ ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स का। तो देखो यार, पूरी कहानी समझने से अच्छा ना मैं तुम्हें एक सिंपल सा बेसिक समझाती हूँ, ठीक है। ये था आपका डीएनए, ठीक है, आपका ये आ गया हेलिकेस, ठीक है, ये क्या आ गया आपका हेलिकेस, ठीक है, एमसीएम जो था आपका, जो कि आपका हेलिकेस था, ठीक है। हेलिकेस जब यहां से यहां मुड़ा, पहले हेलिकेस यहां जुड़ा होगा, पहले आपकी रेप्लिकेशन फॉर्क कैसी थी, पहले आपकी रेप्लिकेशन फॉर्क थी ऐसे, हेलिकेस यहां पे आया, धीरे धीरे हेलिकेस मूव किया, ठीक है, यहां पे मूव कर दिया। जब हेलिकेस यहां से यहां मूव किया, उसने हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ा, बिल्कुल तोड़ा। हेलिकेस का काम यही होता है ना, रेप्लिकेशन फॉर्क बनाना, मतलब कि डीएनए का जो आपका कॉइलिंग स्ट्रक्चर है उसको खोलना। वो कैसे खोलेगा उसको, उन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ेगा जो कि किसके बीच में थे, नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स थे, ठीक है। जैसे से वो यहां से यहां मूव किया, हाइड्रोजन बॉन्ड टूट के, जब हाइड्रोजन बॉन्ड टूटे तो ये क्या हो गया, फॉर्क खुल गई, ये बन गई आपकी रेप्लिकेशन फॉर्क, बन गई, बिल्कुल बन गई मैम, बन गई, ठीक है। अब क्या हुआ, ये था आपका प्राइमर और एक प्राइमर यहां पे था, ठीक है, ये प्राइमर था, ओके। उसके बाद क्या हुआ, ये आ गया आपका पॉलीमरेज डेल्टा, ये क्या करेगा, यहां पे न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेगा, ठीक है। और यहां पर पॉलीमरेज क्या, पॉलीमरेज एप्सिलॉन ऊपर था और पॉलीमरेज डेल्टा नीचे, ठीक है। पॉलीमरेज एप्सिलॉन लीडिंग स्ट्रैंड पे एंड पॉलीमरेज डेल्टा जो था वो आपका लैगिंग स्ट्रैंड पे, ठीक है। क्लियर है इतना बात, ओके। तो बेटा यहाँ पे पॉलीमरेज डेल्टा है, ठीक है, ऊपर पॉलीमरेज एप्सिलॉन है, ठीक है। अब देखो ये जो है ये सीधा सीधा अपने न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता जाएगा, ये फॉर्क खुलती जाएगी, ये अपने न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर, बट यहाँ पे उसने न्यूक्लियोटाइड्स ऐड किए और फॉर्क खत्म हो गई, ठीक है। और अभी मैंने बताया ना कि सिर्फ 5' से 3' डायरेक्शन में रन करेगा, 5' से 3' डायरेक्शन में रन करेगा, ठीक है। आ जाओ आगे, अब फॉर्क और खुल गई है तुम्हारी, अब फॉर्क ये रहो, आपकी फॉर्क खुल गई, आपका हेलिकेस यहां पे आ गया, ठीक है। आपका ये था आपका पॉलीमरेज एप्सिलॉन, ये आगे मूव कर जाएगा, यहां तक आ गया पॉलीमरेज एप्सिलॉन, इसको क्या फर्क पड़ेगा, इसको तो आगे जगह मिल रही है ना, ये आगे आगे मूव करता जाएगा अपनी डायरेक्शन में, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां से यहां आ गया ये, ठीक है। तो एक सीधा जो है आपका स्ट्रैंड बन गया, जिस स्ट्रैंड को बोलते हो लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड बन गया। चलो, बट यहां पर ये पहले ये प्राइमर था, राइट, ये तो यहां बैठा हुआ था,
कौन? पॉलीमरेज डेल्टा यहां बैठा हुआ था, ठीक है। अब वो यहां से आगे तो नहीं जा सकता और पीछे भी न्यूक्लियोटाइड्स ऐड नहीं हो सकते क्योंकि न्यूक्लियोटाइड्स 3' एंड में काम करते हैं, राइट। अब ये क्या करेगा? ये पीछे जाएगा, करेगा बैक स्टिचिंग। क्या करेगा? बैक स्टिचिंग। पॉलीमरेज डेल्टा जो है पीछे जाएगा, ठीक है। पॉलीमरेज डेल्टा क्या कहेगा? मूव। पॉलीमरेज डेल्टा जो है मूव करेगा बैकवर्ड, ठीक है। बैकवर्ड मूव किया तो यहाँ पे प्राइमर ऐड होगा। अब पॉलीमरेज डेल्टा जो है वो यहां से यहां न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेगा, तो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं ना, क्योंकि अभी फिर से दोबारा से पीछे वह फॉग खुलेगी, फिर से पीछे जाएगा और एक और फ्रेगमेंट बन जाएगी। तो इन फ्रेगमेंट्स को आप बोलते हो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। अब समझ आया कि फ्रेगमेंट्स क्यों बनती हैं? क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मुझे नहीं लगता कि पता होगा फ्रेगमेंट्स क्यों बनती हैं। बिकॉज पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो हमेशा जो है 5' से 3' डायरेक्शन में मूव करता है और न्यूक्लियोटाइड 3' एंड पे ऐड होते हैं। अब ये जो है फॉग जितनी खुलती जाएगी उतना ये आगे की तरफ मूव करेगा। आगे तो जगह खत्म हो गई ना, तो ये पीछे आएगा ताकि पीछे वाली जो फॉग खुली है वहां पे न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर सकें। तो जैसे वो पीछे आएगा एक फ्रेगमेंट और क्रिएट हो जाएगी, जब फिर से पीछे फॉग खुलेगी फिर से पीछे आएगा और पीछे एक और फ्रेगमेंट क्रिएट हो जाएगी। तो इन फ्रेगमेंट्स को हम बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। इज इट क्लियर? ओके, अब आगे वाली बात सुनो। चलो ऊपर तो स्ट्रैंड सीधा है, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब यहां पे ये आपका पॉलीमरेज था, ठीक है। अब पॉलीमरेज यहां पे आ गया, ठीक है। पॉलीमरेज क्या था आपका? यहां तक पहुंचा, ठीक है। जब वो यहां पहुंचेगा, ठीक है, तो अब वो आगे आगे न्यूक्लियोटाइड्स ऐड कर रहा है ना, वो कहेगा यार यहां पे कौन है, चल निकल यहां से। उसको कहेगा निकल यहां से, तो मेरा रास्ता रोक के बैठे। जैसे ही वो आगे पहुंचेगा तो इसको धक्का मारेगा, ठीक है। और जब उसको धक्का मार रहा है तो वहां पर क्या होगा? एक फ्लैप क्रिएट हो जाएगी, है ना। उसके पास रुकावट आई है, तो रुकावट आएगी तो क्या होगा? ये ऐसे एक फ्लैप क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि आगे वो मूव नहीं कर पा रहा है, वो उसके साथ टकराएगा और एक फ्लैप क्रिएट हो जाएगी। इस फ्लैप को कौन रिमूव करेगा? दिस फ्लैप इज रिमूव्ड बाय FEN1 एंजाइम, ठीक है। इस फ्लैप को कौन रिमूव करेगा? इस फ्लैप को रिमूव करेंगे FEN1 एंजाइम। ये फ्लैप थी, दिस इज रिमूव बाय FEN1 एंजाइम, ठीक है। ऑब्वियस ही है ना, वो उसको डिस्प्लेस करेगा प्राइमर को। कौन डिस्प्लेस कर रहा है? पॉलीमरेज डिस्प्लेस कर रहा है कि यार तू तो मेरे रास्ते में बैठा हुआ है, ठीक है। अब मैं आगे कैसे मूव करूं? जैसे वो उसको डिस्प्लेस करेगा, ठीक है, यहाँ पे एक फ्लैप क्रिएट हो जाएगी, है ना। वो प्राइमर यहाँ पे था, वो उस प्राइमर को डिस्प्लेस कर रहा है और यहाँ पे फ्लैप क्रिएट हो गई है, ठीक है। ये देखो ऐसे, ठीक है। यहाँ पे प्राइमर था, प्राइमर को धक्का दे रहा है, ठीक है। और जब उसको धक्का देगा ऐसे, तो ये ऐसे एक फ्लैप क्रिएट हो जाएगी, प्राइमर ऐसे मूव कर जाएगा, यहां से बाहर तो नहीं निकलेगा। प्राइमर्स को रिमूव कौन करता है? प्राइमर्स को रिमूव करता है आपका RNase एंजाइम, RNase-H एंजाइम, ठीक है। प्राइमर्स को रिमूव कौन करता है? RNase-H एंजाइम, ठीक है। ये प्राइमर्स को रिमूव करता है, ठीक है। ओके, क्यों प्राइमर्स को रिमूव करते हैं? क्योंकि प्राइमर्स जो है आपके आरएनए मॉलिक्यूल्स हैं, तो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना है। RNase-H एंजाइम उस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को रिमूव करता है। जैसे प्राइमर्स रिमूव हुए, ठीक है, जैसे यहाँ से प्राइमर रिमूव हुआ तो यहाँ पे खाली जगह हो जाएगी ना, यहाँ से प्राइमर रिमूव हुआ, यहाँ पे खाली जगह हो जाएगी। तो इस खाली जगह को, इस गैप्स को कौन फिल करता है? पॉलीमरेज अल्फा, ठीक है। और अब ये जो फ्रेगमेंट्स क्रिएट हुए हैं, ठीक है, ये एक फ्रेगमेंट, दूसरा फ्रेगमेंट, तीसरा फ्रेगमेंट, इन फ्रेगमेंट्स को कौन जोड़ेगा? इन फ्रेगमेंट्स को जोड़ेगा आपका लाइगेज एंजाइम, ठीक है। अब आती है टर्मिनेशन। आपके जब आपकी रेप्लिकेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है और दो रेप्लिकेशन फॉक्स, एक 5' से 3' रन कर रही है, एक 3' और एक आपकी 3' से 5' रन कर रही है, 5' से 3' और एक आपकी 3' से 5' रन कर रही है, और दोनों के पास अपने हेलिकेज एंजाइम्स हैं। क्योंकि हमें पता है यूकैरियोट्स के अंदर बहुत सारे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस हैं और हर एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से रेप्लिकेशन जो है वो हो रही है, क्योंकि यूकैरियोटिक डीएनए बहुत लंबे होते हैं, तो एक जगह से अगर रेप्लिकेशन होगी तो वो बहुत टाइम लेगी, राइट। तो जब दो डिफरेंट रेप्लिकेशन फॉक्स जो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, डिफरेंट ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से जो आपके ओरिजिनेट हुए हैं, वो एक जगह पे अप्रोच करेंगे और मीट करेंगे, ठीक है। तो जैसे
से फॉक्स एक दूसरे के पास आएंगी तो जो भी पेरेंटल स्ट्रैंड अगर बच गया है वो अनबाउंड होगा, ठीक है। जो भी गैप्स हैं वो फिल होंगे, पॉलीमरेसिस उनको फिल करेगा। जब डीएनए पूरी तरह से रेप्लिकेट हो जाएगा, फॉक्स मर्ज हो जाएंगे, ठीक है। और जो आपका प्री रेप्लिकेटिंग कॉम्प्लेक्स बना था, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बना था, वो डिसमेंटल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, जो MCM 2 to 7 था, उसका जो 7th वाला जो प्रोटीन था ना, अब उसकी होगी यूबिक्यूटिनेशन, ठीक है। उसको यूबिक्यूटिनेट कौन करेगा, SCF-E3 यूबिक्यूटिन लाइगेज कॉम्प्लेक्स, ठीक है। एंड आपका वो 7 वाला यूबिक्यूटिनेट होगा, पॉली यूबिक्यूटिनेटेड होगा, ठीक है, विथ K48 यूबिक्यूटिन। दिस इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर केस ऑफ डेथ, ठीक है। तो वो मॉलिक्यूल उसको K48 यूबिक्यूटिन मॉलिक्यूल जो है वो 7th वाले MCM को क्या करेगा, यूबिक्यूटिनेट करेगा। जैसे ही वो यूबिक्यूटिनेट होगा, वो रिकॉग्नाइज कौन करेगा, उसको P97 प्रोटीन उसको रिकॉग्नाइज करेगा, जो कि सेग्रीगेज प्रोटीन है, ठीक है। जैसे ही वो उसको रिकॉग्नाइज करेगा, आपका CMG कॉम्प्लेक्स जो है वो आपका टूट जाएगा, उसकी डिसअसेंबली हो जाएगी और आपकी रेप्लिकेशन जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी। समझ आया? आई थिंक आई हैव मेड इट वेरी क्लियर, ठीक है, इन अ वेरी इजी वे, ठीक है। अगर आपको समझ आया तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब स्टडी विद पलक। यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन माई टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, बिकॉज आई बिलीव मोर वी कनेक्ट easier the success becomes.